नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 अक्टूबर को राज्य में 3 विधानसभा क्षेत्रों सतना जिले के रैगांव, निवाड़ी के पृथ्वीपुर और अलीराजपुर के जोबट में और खंडवा लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। जोबट और पृथ्वीपुर में कांग्रेस के विधायक हैं, तो वहीं रैगांव से बीजेपी विधायक और खंडवा से बीजेपी के सांसद रहे हैं। तारीखों के ऐलान के बाद दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं। बीजेपी ने फौरन प्रभारियों के साथ मीटिंग की है। बीजेपी ने उपचुनाव को देखते हुए संगठन के प्रभारियों के अलावा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कई क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन कार्यक्रम के तहत उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आक्रामक रुख देखते हुए कहा है कि सीएम सिर्फ नौटंकी करने में भरोसा रखते हैं। सीएम ने जनदर्शन कार्यक्रम में नौटंकी की और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से कार्रवाई होने लगी तो प्रदेश में एक भी सीएम और तहसीलदार नहीं बचेगा। राज्य में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। आज हम एमपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों और चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपना दावा कितना मजबूत बता रहे हैं। और गरीब कल्याण की उन योजनाओं ने जो 28 विधानसभाओं के चुनाव में आईना दिखाया था कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को, इन 4 उपचुनाव में भी जनता उनको आईना दिखाएगी, क्योंकि हम सब केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उन मुद्दों पर और संगठन की ताकत के बल पर चुनाव मैदान में है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने तो संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, जो हम लगातार इस काम में लगे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस आज अस्तित्व खत्म हो रहा है। कांग्रेस सहयोगी ढूंढ रही है और जहां जहां कांग्रेस ने सहयोगी ढूंढे हैं वहां कांग्रेस जीरो पर चली गई, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे देश के अंदर कोई और हिस्सा हो, क्योंकि कांग्रेस अपना स्वयं का अस्तित्व खो रही है। पूरी तरह से तैयार है। कमलनाथ जी ने कैंडिडेट्स लगभग फाइनल हैं। चुनाव डिक्लेयर हो गया, कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। और कोरोना की वजह से लोगों की जान गई है। चारों जो कैंडिडेट हैं, ये चुनाव नहीं होता अगर कोरोना में इनकी जान बचा ली जाती, तो इनकी जान नहीं बचा पाई तो निश्चित तौर पर लाखों लोगों की जान गई है इस कोरोना की वजह से। रोजगार ठप हो गए, काम धंधे बंद, महंगाई 7वें आसमान पे, कर्मचारियों को डीए मिला नहीं, कोई व्यवसायियों के व्यवसाय ठप हो गए, 35 लाख लोग रोजगार, सब घोषणाएं थी और लोगों को बेवकूफ पब्लिक है, सब जानती है। ये चुनाव में जवाब देंगे। और किस पार्टी की है कितनी तैयारी, इसे समझने के लिए हम सीधा अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से योगेश गुप्ता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और बीजेपी की ओर से सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सनवर पटेल जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सत्ता में हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान रैलियां कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपने काम को गिनवा रहे हैं। आप तो जनदर्शन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना अलग है। कांग्रेस ने कहा है कि ये जनदर्शन, ये दिखावा सिर्फ नौटंकी है। इस पर क्या बयान है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। मैं आपका शुभ नाम नहीं बता पाए थे, लोग मैंने पूछा था। जी, शुभ्रा सुमन कहते हैं मुझे। शुभ्रा जी। जी। सुधा जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से 28 उपचुनाव में कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया था, उसी प्रकार से इन 4 उपचुनाव में भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में, सक्रिय भूमिका में रहती है। इसलिए ये चुनाव आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। और चारों उपचुनाव को, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है
कि हम चारों उपचुनाव को भारी बहुमत से विजय होने वाले हैं और ये जो विजय है यह संगठन कार्य की रचना, बूथ स्तर तक हर बूथ का मैनेजमेंट, हर बूथ को कैसे जीतने के लिए कार्य करना, इस कार्य के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है और निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी लोक हितैषी, जन हितैषी योजनाओं के माध्यम से जीतने वाली है। ठीक है योगेश गुप्ता जी, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। सनवर पटेल जी आप रहिएगा, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही है उस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ कांग्रेस पार्टी का। योगेश गुप्ता जी, अगर सनवर पटेल जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी बीजेपी 24 घंटे सक्रिय मोड में रहती है और काम भी करती है, उसका गुणगान बखान भी करती है, तो सीधा निशाना आप पर है, तंज आप पर है कि आप लोग बीच बीच में खुद में उलझ कर रह जाते हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी। क्या इसका असर भी, जो अंदरूनी मतभेद गुटबाजी है, इसका असर भी इन चुनावों पर पड़ेगा? देखिए सुब्रा जी, मैं आपकी इन बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और मध्य प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद भी हमें दिया था। हमने 15 महीने वो सरकार चलाकर दिखाई है कि बनाम शिवराज जी के 15 साल के पड़ते मध्य प्रदेश की जनता ने हमारा वो काम देखा है। तो हम काम करने वाले लोग हैं, मुंह चलाने वाले लोग सत्ता में है। आज षड्यंत्र पूर्वक शिवराज जी ने कुर्सी जरूर हथिया ली है। जिस शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, उसी को प्रदेश का मुखिया बनाकर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिया। एक बार मध्य प्रदेश में जो बाय इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई है, चुनाव आयोग को हम उसका स्वागत करते हैं। इन डेट डिक्लेयर होने से कम शिवराज जी द्वारा जो झूठी घोषणाएं लगातार की जा रही हैं सभी क्षेत्रों में, उन पर प्रतिबंध होगा आचार संहिता लागू होने के कारण। मध्य प्रदेश में जो चारों उपचुनाव जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी गरीब जन कल्याण की बात कर रहे थे, मैं उसी पर आता हूँ। देखिए वो गलत नहीं कह रहे वी.डी. शर्मा जी, गरीब जन कल्याण, इन्होंने गरीबों का कैसा कल्याण किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कम से कम 10 बार अपने उद्बोधन में ये स्वीकार किया है कि हमने 80 करोड़ देश की गरीब जनता को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का इंतजाम किया है। मतलब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब गरीबी की रेखा के नीचे 48% का रेशो था इंडिया में, आज 80 करोड़ लोग हैं। तो ये मोदी जी की उपलब्धता है 7 सालों में। नहीं, लेकिन ठीक है, आप मोदी जी पे चले गए, आप मोदी जी पे चले गए योगेश गुप्ता जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, योगेश जी सुन लीजिए ना, मेरा सवाल ये है आपसे, एक और सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर सनवर जी मैं आपके पास आऊंगी। सवाल ये है कि एक बहुत ही जाना पहचाना एक फॉर्मूला है राजनीति का कि अगर किसी को हार दिखाई देने लगती है या फिर कोई पार्टी मुसीबत में होती है तो वो बदजुबानी करती है, उसके जो शब्द हैं उसमें तलखी आ जाती है। सीएम के लिए नौटंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना क्या इसीलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप लोग पीछे पड़ते जा रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है शुभ्रा जी। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की अगर पिछले 18 महीने की जो षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने कुर्सी हटाई उसके बाद की भाषा शैली आप देखेंगे तो किसी मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, निपटा दूंगा, लटका दूंगा, ये हमारे यशस्वी शिवराज जी की भाषा है। तो टिट फॉर टेट वाली बात होती है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। रही बात, इन्होंने 28 उपचुनावों का हवाला दिया। दमोह का उपचुनाव मेरे मित्र सनवर पटेल जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूल चुके हैं। जनता ने उन्हें दमोह में भी आईना दिखाया है। अपने नेताओं की जिस प्रकार ये उपेक्षा कर रहे हैं, आगामी उपचुनाव में अगर मैं खंडवा सीट की बात करूं, लोकसभा सीट की, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के 3 दावेदार है, अर्चना चिटनीस जी, मोगे जी और स्वर्गीय चौहान साहब के सुपुत्र हर्षवर्धन जी। इन तीनों में आपस में खींचतान चल रही है। हमारा जो एक ही कैंडिडेट है वो सर्वविदित है और 5 महीने से 6 महीने से उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो वहां से जीत
लगभग 99% हमारी पूरी है, मंडलम सेक्टर सबका गठन हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, एक बूथ 10 यूथ की तैयारी है। ठीक है। जवाब ले लेती हूँ मैं सनवर पटेल जी से, जवाब ले लेती हूँ। सनवर पटेल जी, जो बात कह रहे हैं योगेश जी, उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा कि षड्यंत्र करके सत्ता हासिल कर लिए हैं आप लोग, और उसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता इस बार देगी। यहीं से शुरू करता हूं सुधा जी। मैं सिलसिले से जवाब देना चाह रहा था, लेकिन शुरू यहीं से करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, इनकी पार्टी को कभी भी मेरिट नहीं दिया। वोटों का प्रतिशत भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी का ही ज्यादा था। मैंडेट देना उसे कहते हैं। उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ये एक सीट की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में 28 सीटों की बात करना पड़ेगी या एक सीट की बात करना पड़ेगी? आप 28 प्लस 1 भी कर लेंगे तो भी 19 सीटें 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में दिए। और रही बात आपका कहना है, आपने कहा, आपका इनसे प्रश्न था कि गुटबाजी। अब तो इनके अंदर गुटबाजी भी नहीं है, क्योंकि नेता ही नहीं है। कमलनाथ जी कहां है मैदान में? कमलनाथ जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। किसी भी प्रकार के किसी धरना, किसी आंदोलन, इवन 15 माह की सरकार में भी उन्होंने कभी भोपाल नहीं छोड़ा। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस गुटबाजी वाली भी नहीं बची है। कांग्रेस को बाकी अन्य लोगों के साथ सहयोग लेकर धरना ले लीजिएगा शुक्ला जी, जवाब ले लीजिए सामने। हाँ, जरूर जरूर, मेरी बात पूरी हो जाए। आती हूँ योगेश जी, इसके बाद अन्य लोगों के साथ मिलकर धरने आंदोलन करना पड़ रहा है। ये स्थिति वर्तमान में कांग्रेस की हो गई है। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सर्वमान्य नेता है शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनके लिए आपने कहा है कि उनकी भाषा ऐसी हो गई कि गाड़ दूंगा, निपटा दूंगा। जरूर गाड़ने का उन्होंने कहा है, लेकिन उनके लिए कहा है जो संलिप्त है गलत गतिविधियों में। क्या कांग्रेस उनका साथ देना चाह रही है कि उनको नहीं निपटाना चाहिए कानूनन तरीके से? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं योगेश जी से। दोनों बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जो दुराचार करते हैं, योगेश गुप्ता, जवाब ले लीजिए। हो गई आपकी बात, आ गई आपकी बात, आ गई। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब। ठीक है योगेश जी, हाँ, मैं बता रहा हूँ। सनवर पटेल जी, अब आप रुक जाइए जरा, आप रुक जाइए। सनवर पटेल जी, हो गया, ठीक है, हो गया। सनवर जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? मेरी आवाज तो आ रही है ना? एक सेकंड, मैं आती हूँ फिर आपके पास। लेकिन आपने जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, उसका जवाब तो ले लीजिए। योगेश जी कहना चाह रहे हैं, योगेश गुप्ता जी, क्या आप माफियाओं के साथ हैं? बहन बेटियों से बलात्कार करने वालों को क्या कांग्रेस बचाना चाहती है? कांग्रेस ने मेवाड़ में आदिवासी बच्ची के साथ हुए बलात्कार के आरोपियों को पकड़ने की मांग शिवराज जी से की थी। क्या उनको गाड़ दिया शिवराज जी ने? उनको पकड़ लिया? उनके परिजनों को 11 फीट जमीन के नीचे गाड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस पर उसमें पकड़ाए, संलिप्त पाए गए। उसकी क्या गतिविधियां हैं? शिवराज जी ने नेमावर में हुई घटना का क्या संज्ञान लिया? बालाघाट आदिवासी बच्ची शिवराज जी ने मरने वाले ने क्या किया? देखिए, आप आवाज डिबेट खराब कर रहे हैं। सनवर पटेल जी, आप डिबेट खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ना आपकी बात जा रही ना मेरी जा रही। बात आने के बाद आप अपना जवाब दीजिए। आप बोले थे मैं आपको सुन रहा हूं। देखिए, तो बलात्कारियों को क्या सजा दी आज तक शिवराज जी ने? जहरीली शराब से मरने वाले शराब माफियाओं पर क्या कार्रवाई की? भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के ऊपर शिवराज जी ने क्या कार्रवाई करी? 1500 करोड़ से ज्यादा बरामद हुए 1218 अधिकारियों के पास से 30 लाख कमलनाथ जी कहाँ हैं? बरामद हुए। ग्रामीण हेल्थ मिशन के जो डिप्टी डायरेक्टर था 1 लाख रुपए अभी हाल ही में ये भी पूछ रहे हैं योगेश जी, ठीक है, आप ये सब गिनवा दीजिएगा, लेकिन ये भी पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी कहाँ हैं? बाहुबल के आधार पर जनादेश को योगेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सत्ता काबिज करी है योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक? जैसे नहीं रहते 28 उपचुनाव। चलिए, इधर उधर की बात आप लोगों ने कर ली। सनवर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनता ने अपना जनादेश कांग्रेस को दिया है, तो आप ये मानकर अगर सनवर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? 4 बाई इलेक्शन में जनादेश मिलेगा तो बहुत बड़ी पीसीआर, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है गेस्ट तक? देखिए सनवर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस
या शराब। सनवर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आ रही है आवाज, आपकी आवाज। सनवर जी सुनिए मेरी बात। सनवर जी पहले मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। ऐसे एक के बाद एक बोलते रहिएगा तो दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ये कह रही हूँ कि इधर उधर की बात बहुत हो गई, लेकिन ये बताइए कि मुद्दे क्या रहेंगे इलेक्शन में, क्योंकि कोरोना काल के बाद हम ये इलेक्शंस में जा रहे हैं। उपचुनाव में जनता को क्या जवाब दीजिएगा? कोरोना पर जो हाल देखा है उस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सरकार को। सनवर पटेल जी देखिए, कोरोना काल एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसा अनसोची कभी जीवन में जिसके बारे में सुना नहीं, ऐसी बीमारी हमारे बीच में आई, पूरी दुनिया को जिसने तबाह करके रखा। मध्य प्रदेश की सरकार ने रात दिन एक करके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लगा के प्रदेश अध्यक्ष जी से लगाकर एक एक मंत्री, अधिकतम मंत्री संक्रमित हो गए लोगों की सेवा करते करते। हम कहीं हमारा सर झुका नहीं है, अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को मेरा जवाब पूरा होने दीजिए गुप्ता साहब। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब और किसान के विकास की बात को लेकर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी जिले हैं, इसमें से एक लोकसभा और एक विधानसभा जोगढ़, लगभग जनजाति जिले हैं, जनजाति आदिवासी भाई वहां रहे निवास में थे, वहां पर जो उनके द्वारा किए गए कार्य है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और हमारे काबिल मित्र, विद्वान मित्र ने कहा है, दो बातें की जवाब आपने नहीं ले पाए थे कि भारतीय जनता पार्टी के वहां 3 दावेदार, कांग्रेस के कितने दावेदार हैं? आप अपनी कांग्रेस पार्टी की चिंता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी है। योगेश जी दोनों सवालों का जवाब दीजिए। जो सनवर पटेल जी पूछ रहे हैं वो, और कमलनाथ कहाँ है ये भी पूछ रहे हैं सनवर। ठीक है पटेल जी, हो गया भाषण नहीं। पटेल जी हो गया, ठीक है आपकी बात आ गई। पटेल जी आपकी बात आ गई, अब जवाब ले लीजिए, मेरे पास वक्त कम है। पटेल जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अब आप खामोश हो सकते हैं। गुप्ता जी से जवाब ले लूं मैं जरा, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। योगेश गुप्ता जी दोनों बातों का जवाब दीजिए जो सनवर पटेल जी कह रहे हैं। और वो सवाल भी रह गया था कि कमलनाथ कहाँ है। वो कह रहे हैं कि भाई गुटबाजी होगी कहां से, कांग्रेस बची ही नहीं है। योगेश जी नहीं, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में ही है, उनके ऊपर AICC की भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहती है, तो दिल्ली भी आना जाना लगा रहता है उनका। मगर सारे काम जो हो रहे हैं कमलनाथ जी के दिशा निर्देशों पर ही हो रहे हैं। और आगामी जो बाई इलेक्शन की बात है, ये बाई इलेक्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भी प्रत्याशी थे वो कोविड-19 के कारण ही मारे गए हैं। जनप्रतिनिधियों की जान तो मध्य प्रदेश सरकार बचा नहीं पाई, आगे किस मुंह से ये आम जनता को बचाने की बात करते हैं, किस संघर्ष की बात करते हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें, दाल दलहन की आसमान छूती कीमतें, ये मुख्य मुद्दे हैं चुनाव में। इनसे कहां तक भागोगे आप? सरकार में आप हो, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो निश्चित रूप से जनता आज त्रस्त है। शिवराज जी अपने आप में जरूर मस्त है, मगर जनता पूरी तरह से पटेल जी महंगाई से कहां तक भागिएगा? भारतीय जनता पार्टी को भुगत रहे हैं। पटेल जी महंगाई से कहां तक भागिएगा पूछ रहे हैं वो। अभी तक सुधा जी, अभी तक कांग्रेस के युवा नेतृत्व इस बात से परेशान था कि मुख्यमंत्री हो तो कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता हो तो कमलनाथ जी, पार्टी के अध्यक्ष हो तो कमलनाथ जी। अब गुप्ता साहब ने एक और बता दिया कि वो इन सब में व्यस्त नहीं, AICC में व्यस्त है। मतलब AICC की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, अतिरिक्त जिम्मेदारी। अपना कोई भी काम जहां जरूरी है वो नहीं करते हैं और सारे युवा नेतृत्व का जीवन खराब कर रहे हैं। अगर आपकी बात होती हो गुप्ता साहब तो उनसे कहिए कि यहाँ विपक्ष की सकारात्मक भूमिका अदा करे। चारों उपचुनाव तो आप हार रहे हैं। सत्ता पक्ष ने जो दावे किए हैं वो डिलीवर करें जनता को और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी उठाए। उपचुनाव की घोषणा हो गई है, तारीख नजदीक आ रही है। क्या मुद्दों पर चुनाव होंगे? महंगाई, कोरोना जैसे मुद्दों पर, क्योंकि जनता ने बहुत कुछ देखा और सुना है। आगे देखना होगा कि इन उपचुनावों पर उसका क्या असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।